खासकर क्लास 12, जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 नागरिक शास्त्र में है और इस बार 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो ये सारा जो प्रश्न है आपके मॉडल पेपर से लिया गया है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर से लिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की तैयारी आप लोगों की कराते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को। मॉडल पेपर से क्वेश्चन है तो सारे को हम बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। 5 नंबर का प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खासकर आप लोगों के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है स्टूडेंट, 2020 में पूछा गया था, यानी जो 2020 में प्रश्न है ये पूछा गया था। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी चांसेस है कि ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए इसका आंसर भी अब देख लेते हैं कि कितने शब्दों में लिख रहा है। खासकर इसका जो प्रश्न का जो आंसर होता है स्टूडेंट, ज़्यादा शब्दों में आपको नहीं लिख रहा होता है, ज़्यादा बड़े में भी नहीं लिख रहा होता है कि भैया ज़्यादा आप बड़े में क्या है आप खुश हो जाए और ज़्यादा बड़े में लिख दे। इसका जो आंसर होता है आपका मिनिमम जो होता है क्या है, जो मिनिमम आपको इसका आंसर दे रहा होता है, क्या दे रहा होता है, 50 शब्दों में एक प्रश्न का आंसर दे रहा होता है। तो इसका आंसर भी मैं दिखा कर देता हूँ आपको किस तरह से इसका आंसर दे रहा है। यहाँ पर देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना ब्रैकेट में देखिए 1951 से 1956 तक, क्या है 1951 से लेकर 1956 की कोशिश देश को गरीबी के क्या है बकड़ जाल से या गरीबी के बकड़ जाल से निकालने की थी। योजना की क्या है, योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के एक क्या है, विशेषज्ञों में एक के एन राज थे। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। अगले जो दो दशक हैं, इसके तक क्या दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था में नुकसान पहुंचेगी। यानी हमारे कहने का जो तात्पर्य है या जो किताबी भाषा का जो प्रश्न है, इसका तात्पर्य है कि जो अपने चाल का जो अपना जो अगले दशक में भारत को जो अपनी चाल है वो धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि जो तेज़ रफ्तार है विकास का, यानी जो अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ हो सकती है, अर्थव्यवस्था से इधर से उधर भी हो सकती है। तो तेज़ रफ्तार विकास की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मॉडल पेपर से है। और आप देख सकते हैं 50 शब्दों को हमने किस प्रकार से लिखा है। ये नहीं कि ज़्यादा बड़े में भी नहीं लिखा है और ज़्यादा छोटे में भी नहीं लिखा है, जितना पूछा गया है उतने में ही लिखा है। और इतने में यदि आपको एग्जामिनर 5 नंबर दे देता है तो समझ लीजिए आपकी तो बल्ले बल्ले है। स्टूडेंट याद रखिएगा, क्योंकि हमने 1 नंबर आपको कार्ड लेता हूँ क्या है राइटिंग पर, 4 नंबर तो आपका बिल्कुल फिक्स है स्टूडेंट, ये मेरी गारंटी है। और राइटिंग को भी हमने भैया बता दिया है, एग्जामिनर राइटिंग का भी आपको नंबर नहीं काटेगा, बस आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है और आपको क्या है कॉपी को लिखना किस तरह से और एग्जामिनर को प्रेजेंट किस तरह से करना है। यदि आप ये जान गए तो 5 नंबर तो आपका बिल्कुल फिक्स है स्टूडेंट, ये मेरी गारंटी है। तो पहला प्रश्न भी हो गया, इसका आंसर हमने बता दिया। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, क्योंकि आपकी जो लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रश्न है इसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो लघु उत्तरीय सेकंड प्रश्न है उसमें आपका 4 प्रश्न पूछते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसके हमें कार्य बता रहा है या कार्य बताइए। तो इसका आंसर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम IMF कहते हैं, पाकिस्तान खासकर इसके पीछे ही वो लगा रहता है, क्योंकि उसे उनके यानी पाकिस्तान देश के पास जो उनकी धनराशि है वो बची नहीं है, आर्थिक व्यवस्था नहीं बचा है, आर्थिक जो है क्या है अर्थव्यवस्था उनका जो है वो काफ़ी गिर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है जिसको हम ब्रैकेट में IMF भी कहते हैं, क्या कहते हैं IMF, इसको भी स्थापना जो है दिसंबर 1945 पे क्या है, इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है किसका, IMF का, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, गठन DC में है, क्या है DC में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को क्या है प्रोत्साहन देना,
व्यापार के संतुलित विकास को क्या है प्रोत्साहित करना, सदस्यों के बद्ध विनिमय में क्या है सदस्यों के जो बद्ध विनिमय में स्थिरता को बढ़ाना तथा उस संबंध में क्या है तथा उस संबंध में आगे देखिए क्या है, मैं दिखा दूँ आपको, उस संबंध में पारस्परिक स्पर्धा को हटाना, अंतर्राष्ट्रीय संतुलन में असमानताओं को कम करना आदि क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या कोष का कार्य है। जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसका आंसर दिया हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर हमने आपको इसका लिखने का तरीका बताया है कि इतने शब्दों में आपको लिखना है। और सारे प्रश्न को यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, टिक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा, हमारी ख्वाहिश यही है कि हर एक बच्चा 95% लेकर आए। लेकिन भैया जब वो लाएगा, मेहनत जब वो करेगा और जो हमारे बताए गए नियमों को फॉलो करेगा, हमारे बताई गई वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करेगा, उसका याद करेगा और लिखने का तरीका यदि आपको पता होगा तब तो आपको समझ लीजिए पक्का है 95%। एक दो तरह के बच्चे होते हैं स्टूडेंट, एक होता है क्या होता है टॉपर बच्चे, जो क्या है टॉप करते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो है नॉर्मल बच्चे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, पढ़ते तो दोनों बच्चों है लेकिन एक स्मार्ट तरीका भी है और एक क्या है नॉर्मल तरीका है। स्मार्ट तरीका ज़्यादा फॉलो होता है, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनको बस पास ही होना होता है तो वो नॉर्मल वाला तरीका लगाकर वो पास हो जाते हैं। ऐसे कैसे, यानी किसी भी तरीके से वो पास हो जाते हैं। लेकिन जो टॉपर होता है भैया वो दिन रात मेहनत करता है कि भैया हमें जिला में टॉप करना है, हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, हमें पूरे क्या है क्या स्टेट में टॉप करना है। तो जब वो भैया टॉपर होगा, भैया जब मेहनत करेगा तभी वो टॉपर बनेगा। और आपके अंदर भी ये जुनून है तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता स्टूडेंट। तो ये भी हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया। हमारा तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय क्या है प्रश्न का, जो लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रश्न है उसका तीसरा है, ऐसे दो मसलों के नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच क्या है आपसी सहयोग के क्या है आपसी सहयोग है, और इसी तरह के दो मसलों के नाम बताएं जिन पर क्या है असहमति है। यानी ऐसे दो मसलों के नाम आप बताएं जिन पर जो भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह के दो मसलों के नाम बताएं जिन पर क्या है असहमति है। यानी इसमें सहयोग भी है और असहमति भी है, दोनों के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र रहे हैं। यानी भारत जो बांग्लादेश है, याद कीजिए क्या है 1971 का वो युद्ध, भारत और पाकिस्तान क्या है, भारत और पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश और पाकिस्तान था। क्योंकि बांग्लादेश एक अपना क्या है कि अपना अलग देश बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान नहीं बनाना देना चाहता था। तो जो उस समय की प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी, तो उनका जो इंदिरा गांधी जी थी वो बांग्लादेश की काफ़ी हेल्प की थी। यानी हमारा जो भारत देश है वो बांग्लादेश का काफ़ी हेल्प किया था, किसमें 1971 में स्टूडेंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र रहे हैं, कई मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत मुख्य सहयोगी है, जैसा कि हमने आपको शुरुआती में बताया था क्या है मुख्य सहयोगी है। सबसे पहला देखिए इसमें क्या है, जो दो मसले का नाम बताए जिन पर असहमति है। यहाँ पर देखिए भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारों से संबंधित क्या है फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी जो भारत बांग्लादेश है इस पर जो गंगा जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करार भी दोनों देशों ने किया है। क्या संबंधित करार भी किया है कि भैया हम अपने देश में मादक यानी जो दारू शराब होते हैं वगैरह वगैरह ये इनके देश में बैन होगा, ये आपके देश में भी क्या एक प्रकार से रोकेंगे, इसको तस्करी नहीं करने देंगे। संबंधित करार दोनों के तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करार दोनों को देशों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तीसरा प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न कितना बड़े में था। आप इमेजिन कीजिए कि कितने बड़े में प्रश्न था और इसका आंसर कितने में हमने दिया है।
देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं प्रश्न को देखकर ही भैया वो घबरा जाएगा, उनका क्या होता है हालत ख़राब हो जाएगा प्रश्न को देखने के बाद में ही। और एक क्या है जो टॉपर लेवल का बच्चा होता है, एक टॉप लेवल का बच्चा होता है, और एक जो क्या होता है स्मार्ट तरीका सोचता है, वो जो बच्चा होता है स्टूडेंट में प्रश्न को देखेगा कहेगा ज़्यादा बड़े रही इसका आंसर, बस वो लग जाएगा लिखने में और इस तरह से लिख देगा स्टूडेंट कि वो आने वाली समय में स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का टॉपर कहलाएगा स्टूडेंट। तो आपको भी ऐसा ही जुनून पालना है। और जब यदि आप फेल होना चाहते हैं फेल होना चाहते हैं तो भैया आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है फेल होने के लिए, कि पढ़िए मत। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, पेपर ही नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं और एक साल आपने वेस्ट किया है, काफ़ी स्टूडेंट का मैं देखता हूँ कि वो पढ़ते ही रहते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, तब भी उनका बोर्ड एग्जाम भी क्या है काफ़ी अच्छा अंक नहीं आता। तो भैया आप इस तरह से रट्टा मारते रहेंगे, फालतू चीज़ों को करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं वही बीच में आपने इंस्टाग्राम को रील ओपन कर दिया है, वहीं पर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम का रील, वहीं पर आप पढ़ाई कर लेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर भैया आपका दिमाग अलग बटा रहेगा। यदि आपको तैयारी कर दी है बोर्ड एग्जाम की तो आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, एक अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हमें इस तरह से पढ़ना है, मोबाइल हमें यहाँ पर रख देना है, अब हमें इतना पढ़ाई करना है, इसके बाद भी सारी चीज़ें हम करेंगे। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा स्टूडेंट। काफ़ी स्टूडेंट को हमारी बातें बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन हमारे सर भी जो हमारे टीचर्स थे, जब जो हमने क्या है जो हमारे टीचर्स थे जो हमें पढ़ाए थे, हमें जो क्या है अच्छे मार्क्स दिलाए थे, वो हमारे टीचर्स यही बताते थे और हम आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि आप लोगों भी हमारे क्या है एक प्रकार से बच्चे हैं और क्या है क्लासमेट के बच्चे हैं, आप हमारे होनहार बच्चे हैं। तो आपको इस प्रकार से सारी चीज़ों को करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए चौथा जो प्रश्न है इस पर देखिए, भारत विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए। स्टूडेंट हमारी तरफ से कोई भी बातें आप लोगों को बुरा लगे हो कि तो हम दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं यदि आपको कोई भी हमारी बातें आप लोगों को बुरा लगी स्टूडेंट। हम आपके क्या है भलाई के लिए सारी चीज़ें बताते हैं कि आप लोग पढ़िए, और काफ़ी कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, बोर्ड एग्जाम का पेपर देने के लिए, तो इसी में आप तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आपका अच्छा परसेंटेज उठे स्टूडेंट। तो चौथा जो प्रश्न है कि भारत विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर किस तरह से है। सन 1947 में भारत विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को क्या है मजबूर हुई थी। आबादी का यह हस्तांतरण आकस्मिक अनियोजित और क्या त्रासदी से भरा था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को क्या है बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में परिवर्तित हो गए, यानी अखाड़े का कहने तात्पर्य कि युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गए, अखाड़े में परिवर्तित हो गए। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिस्सा में क्या तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी जो भारत विभाजन है इसके परिणामों की यहाँ पर बात हो रही थी, इसकी परिणामों की किस तरह से विवेचना करना है। यदि आप इस तरह से करते हैं तो मेरी गारंटी स्टूडेंट 5 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, और 5 नंबर एग्जामिनर काटे भी कर रही, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। हमारी काफ़ी टीचर्स से बात हुई है जो कि बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, वो कहते बस यही है कि बच्चे की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि कितने शब्दों में लिखना है और किस तरह से लिख रहा है। एक हमारा वीडियो जल्द ही आने वाला है, जल्द ही आने वाला है, जो कि सर ने बताया है और उन्हीं की बताए गए मार्गदर्शक पर मेरी कॉपी को लिखा है, और वो आपके सामने जल्द ही लेकर आऊँगा। कमेंट कीजिए, वो वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए प्रेजेंट होगा। पाँचवा प्रश्न देखिए क्या है। पांचवा प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में आए बदलाव का उल्लेख कीजिए। जो शीत युद्ध है इसके बाद जो विश्व राजनीति है इसमें आए गए जो बदलाव है इसका हमें उल्लेख करना है, उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए इसका आंसर, शीत युद्ध के बाद जो विश्व राजनीति में उल्लेखनीय आए 1991 में आए इन बदलावों में से कुछ निम्नवत है। क्या है, कुछ जो है निम्नवत है, मैं दिखा दूं इसका आंसर। देखिए कुछ क्या है निम्नवत है। सबसे पहला है, देखिए पॉइंट के हिसाब से लिखा है, इसी तरीके से आपको लिख रहा है स्टूडेंट। सबसे पहला है
सोवियत संघ बिखर गया, जो सोवियत संघ है ये बिखर गया। दूसरा है आपका चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति की रूप में उभर रहा है, भारत भी तेजी से क्या है इस दिशा में अग्रसर है। तीसरा है अमेरिका सबसे अधिक शक्तिशाली है। और जो चौथा है आपका एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। पांचवा है सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक है। तो यानी यहाँ कहने का जो तात्पर्य क्या है स्टूडेंट कि शीत युद्ध के बाद जो राजनीति में क्या है जो बदलाव हुए, कुछ इस प्रकार से बदलाव हुए थे, जो कि ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। काफ़ी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए हम इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। लाइक करना चाहे तो आप लाइक कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये भाई हमारा पांचवा प्रश्न हो गया। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए हैं। भारत और जो पाकिस्तान है इसके बीच में जो हाल ही में समझौते हुए, इसके बारे में हमें बताना है कि क्या समझौते हुए हैं। तो इसका देखिए आंसर देखिए, सबसे पहला है लाहौर अटारी के मध्य समझौता एक्सप्रेस का परिचालन हुआ। जो लाहौर अटारी है इसके मध्य जो समझौता एक्सप्रेस का परिचालन हुआ। दूसरा है दोनों देशों के नेताओं द्वारा, जो दोनों देशों के जो नेताएं हैं इनके द्वारा समय समय पर अनेक सम्मेलनों में बातचीत होती रहती है। जो भारत और पाकिस्तान है इसके बीच में जो हाल ही में समझौते हुए, इनके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी। ये आपका NCERT का प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था बच्चों? 2022 में। तो दूसरा देखिए क्या है, दोनों देशों के नेताओं द्वारा समय समय पर अनेक सम्मेलनों में बातचीत होती रहती है। तीसरा है दिल्ली टू लाहौर, जो है दिल्ली से लाहौर के मध्य सदा ए सरहद, दिल्ली से जो लाहौर है सदा ए सरहद तथा श्रीनगर मुजफ्फर क्या है श्रीनगर मुजफ्फराबाद के मध्य करवा क्या है करवा ए अमन की बस प्रचलित हुई। चौथा है आपका अब पाकिस्तान व भारत दोनों देशों में वीज़ा आराम से लग सकता है। वीज़ा क्या है वो आराम से लग सकता है। पांचवा है ननकाना और अमृतसर के बीच बस सेवा 24 मार्च 2006 को प्रारंभ हुई। बस सेवा क्या है 24 मार्च 2016 को प्रारंभ हुई ननकाना और अमृतसर के बीच में 24 मार्च 2006 में। ये डेट आप याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, यानी बहुविकल्पीय वाला। तो ये 6 प्रश्न थे तो जो हमारा लघु उत्तरीय